Companies Act, right? How many chapters? Chapter number 29, 29 chapters. How many section? 70. How many basically schedules? 7. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ कंपनी लॉ की बात करता हूँ तो कंपनीज एक्ट के साथ और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? कंपनी रूल्स प्लस नोटिफिकेशन प्लस सर्कुलर्स। इसके अलावा और कुछ है? ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो लॉ है इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में कौन से सेक्शन में बात किया हुआ है? सेक्शन नंबर 1। सो एज फार एज सेक्शन नंबर 1 इज कंसर्न्ड, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, राइट? अच्छा, ये लॉ किस किस को एप्लीकेबल होता है? नंबर 1, हर उस कंपनीज को जो कंपनी लॉ के तहत एस्टैब्लिश की हुई है, चाहे वो करंट लॉ हो चाहे वो प्रीवियस लॉ हो। नंबर 2, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल होती है। नंबर 3, ये बैंकिंग कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है। नंबर 4, ये पावर जनरेशन वाली कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है। नंबर 5, हम लोगों ने देखा था कि जो भी कंपनी स्पेशल एक्ट्स के जरिए बनाई गई है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहेगा कि ये लॉ आपको एप्लीकेबल होगा तो वो लॉ आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? इसके अलावा हम लोगों ने बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के बारे में बात की थी। सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट टोटली टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस, अलग अलग बेसिकली डेफिनेशंस बताए हुए हैं, जिसके अंदर सबसेक्शन 20 के अंदर उन्होंने कंपनी का डेफिनेशन बताया है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी? कंपनी मींस अ कंपनी, अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, राइट? इसके अलावा हम लोगों ने कल थोड़ा सा फीचर्स के बारे में डिस्कस किए थे। सबसे पहला फीचर्स हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था? The perfect example, the perfect landmark judgment for this is Salmon versus Salmon and Company Limited, ठीक है? सैलमन कौन था? एक लेदर मर्चेंट था, एक बूट मैन्युफैक्चरर पर्सन था, राइट? उसका केस स्टडी अपन आज जाने से पहले लिख के ले लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर क्या चीजें देखी थी? सेकंड केस लॉ कौन सा था, आपको याद आ रहा है? राइट? इसमें इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड प्रॉब्लम था। वहां पे अपने को ये पता करना था कि बॉस ये सेपरेट बिजनेस है कि नहीं है, सैलमन को लायबल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, राइट? What is the second feature which we studied about? Perpetual succession का मतलब हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर रहे ना रहे, डायरेक्टर्स रहे ना रहे, अपना जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, उसमें एग्जिस्टेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, उसकी कंटिन्यूटी में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा चीज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, राइट? सो एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, हम लोगों ने 3 अलग अलग किस्म की लायबिलिटीज के बारे में कल बेसिक डिस्कशन किया था। इसके बारे में डिस्कशन आगे भी होगा, लेकिन बेसिक डिस्कशन अपन ने कल करके रखा था कि हमारी कंपनी एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, तीसरा अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। अगर हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी जितना वैल्यू ऑफ शेयर्स का मेरे को पे करना है कंपनी को, उतना वैल्यू पे करने के बाद माय लायबिलिटी इज डन। मेरी लायबिलिटी को एक लिमिट लगा के रखता हूं कि मेरा जितना पैसा बनता है उतना मैं कंपनी में दूंगा। मेरा लायबिलिटी पे करने के बाद कंपनी के ऊपर जो भी लायबिलिटी आते हैं, आई एम आउट ऑफ इट, टोटली आउट ऑफ इट, राइट? सेकेंड कैटेगरी हम लोगों ने गारंटी के बारे में देखा था कि एक स्पेसिफिक वैल्यू डिसाइड किया जाता है कंपनी को फॉर्मेशन करने से पहले, कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने से पहले। वो गारंटीड वैल्यू आप रीपे करोगे जब कभी कंपनी को उस पैसों की जरूरत पड़ेगी, जब कभी कंपनी का क्लोजर यहाँ पे डिसाइड होगा, राइट? जो भी वैल्यू होगा, आपने जो भी डिसाइड किया होगा, आपने 10 रुपए डिसाइड किया होगा तो 10 रुपया, आपने 10 लाख डिसाइड किया होगा तो 10 लाख रुपया, राइट? तीसरा कैटेगरी हम लोगों ने यहाँ पे अनलिमिटेड के बारे में रेफरेंस दिया था कि जब कभी कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी आन पड़ेगी, उसके लिए सारी की सारी जो सब्सक्राइबर्स है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी उठाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स आपने कंपनी फॉर्म कैसे की हुई है। अगर आपने कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के साथ फॉर्म की हुई है तो आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड एंड दिस मेक्स अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, जो कि हम पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ के आए हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर whosoever the case में भी लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल एंड अनलिमिटेड है, जो कि आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना बचाव कर सकते हो, अपने लिए एक लिमिट लगा सकते हो, ठीक है? चौथा अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी लॉ के नजर में इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन करके देखा जाता है। पर्सन करके देखा जाता है यानी ये अथॉरिटी क्या कर सकती है? खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, खुद के नाम की प्रॉपर्टी बेच सकती है, किसी को ऊपर केस फाइल कर सकती है, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, दे कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज व्हाटसोएवर दे वांट टू डू, राइट? खुद के नाम पे बिजनेस कर सकती है, खुद के नाम पे प्रॉफिट कमा सकती है, खुद के नाम पे एसेट्स ले सकती है, खुद के नाम पे लायबिलिटीज रेज कर सकती है। ये सारी की सारी चीजें एक कंपनी कर सकती है, क्यों? क्योंकि उनको एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने कल देखा था कि कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, दैट इज डन with the process of law
एंड कंपनी का जो क्लोजर होगा दैट विल आल्सो बी डन विद द क्लोजर ऑफ लॉ, देयर इज नो सेकंड प्रोसेस फॉर दैट, ठीक है। पांचवा अपन ने इसके बारे में क्या डिस्कस किया था, कॉमन सील। कॉमन सील इज एज गुड एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जिसको एक स्टैंप के फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हो। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद ऑफिशियल सिग्नेचर कॉमन सील के फॉर्म में आपके लिए वॉलंटरी कर दिया है कि आपको चाहिए तो आप अपना कॉमन सील रखिए, अगर आप नहीं भी रखेंगे तो उसमें कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है अपन ने क्या डिस्कस किया। इसके अलावा लास्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। इसका मतलब मैं खुद भी केस फाइल कर सकता हूँ और आप भी मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आज अपन थोड़ा सा मेजर फोकस यहाँ पे देंगे कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी के बारे में। यू नो वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट टू लास्ट लेक्चर कि देयर आर 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज इन्वॉल्वड इन कंपनी फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपन ने डिस्कस किया था इसके ऊपर शायद। एक वो लोग होते हैं जो कंपनी के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, राइट। अच्छा, आपके इन्वेस्टमेंट को और आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेज करता है उसको अपन क्या नाम देते हैं। सो आपके इन्वेस्टर इज अ सेपरेट एंटिटी, आपकी कंपनी इज अ सेपरेट पर्सनालिटी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ सेपरेट पर्सनालिटी। वी नीड टू अंडरस्टैंड आप किसी भी शेयर होल्डर को कंपनी का एजेंट करके ट्रीट नहीं कर सकते हो। क्यों? इसके पीछे का सैलमन वर्सेस सैलमन का केस स्टडी करेक्ट एग्जांपल है जो आपको ये बोलता है कि कंपनी के हरकत के कारण कंपनी खुद लायबल होगी, ना कि उसके पीछे वाला शेयर होल्डर। समझ में आ रहा है, अपन ने ये चीजें डिस्कस की थी। आज अपन थोड़ा सा ना कॉर्पोरेट व्हील के बारे में डिस्कशन करेंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज सीए फाउंडेशन, एज फार एज कंपनी लॉ का चैप्टर इज कंसर्न, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में इसका केस स्टडी 100% बन सकता है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के अंदर 2 केस स्टडीज है, एक है कॉर्पोरेट व्हील का और दूसरा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है पर्दा, प्रोटेक्शन, शील्ड, राइट। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मतलब ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां पे कोर्ट आपका पर्दा उठा के बेसिकली पर्दे के पीछे जो इंसान है उसको लायबल ठहराएगी, राइट। उसके बारे में अपन आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनी आइडिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट व्हील? आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कैन यू एक्सप्लेन? इट्स ओके इवन इफ इट इज रॉन्ग, इट्स ओके इवन इफ इट इज इन हिंदी, इट इज इन इंग्लिश, व्हाटसोएवर। आपके अपने वर्ड्स में बता सकते हो एक बार कॉर्पोरेट व्हील? 100% सुना होगा आपने किधर ना किधर तो। व्हील मींस प्रोटेक्शन। अब मैं आपको एक सिंपल सा इसका एग्जांपल बताता हूँ। ऊपर वाली चीज के अंदर अपन पढ़ के आए हैं कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला इज अ सेपरेट पर्सन, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लीगल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब कभी कंपनी अपनी हरकत कुछ करता है, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, यस। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यस। कंपनी कैन डू बिजनेस इन इट्स ओन नेम, यस। कंपनी कैन बाय द एसेट्स, यस। कंपनी कैन टेक अप ऑन द लायबिलिटीज, यस। तो जब कंपनी इतनी सारी चीजें कर रही है तो इस चीजों को करते समय क्या कंपनी कभी कुछ गलत काम हो सकता है क्या कंपनी के जरिए? यस। तो कंपनी के गलत काम करने के जरिए क्या आप कंपनी के शेयर होल्डर्स को लायबल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये कॉन्सेप्ट उसके बारे में बात करता है। क्योंकि आप इसके पहले पार्टनरशिप लॉ पढ़ के आए हो, आपने एक चीज पढ़ के आई है कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए पार्टनर्स को लायबल ठहराया जाता है एंड पार्टनर्स के रॉन्गफुल एक्ट के लिए फर्म को लायबल ठहराया जाता है। लेकिन जब मैं आपके साथ कंपनी की बात करता हूं ना, कंपनी की बात करते समय कंपनी के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए आप शेयर होल्डर्स को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट व्हील बोलता है। कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, सीधी सीधी बात कर रहा है। कंपनी ने कांड किया है ना, आप कंपनी को जाके लायबल ठहराओ, मेरे को यहाँ पे बीच में मत इन्वॉल्व करो। जो हम लोगों ने कल विजय माल्या के बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था, वो हम लोगों ने सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखा था, सिक्के का एक एस्पेक्ट देखा था, जहां पे वो बंदा बोल रहा है कि सर आपका जो लोन अमाउंट है वो किंगफिशर ने लिया है, ना कि विजय माल्या ने लिया है। दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच दैट पर्सन हैज मेड। लेकिन दैट पर्सन इज फॉरगेटिंग कि देयर इज अनदर कांसेप्ट इन इंडिया व्हिच इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कब किया जाता है? जब कभी कोई कंपनी फ्रॉड के कैटेगरी के अंदर आ जाती है। सो क्या आप पैसे लेके भागे थे? यू नो देयर इज वन लॉ इन इंडिया, आपने सुना होगा हिट एंड रन केस करके। हिट एंड रन का केस क्या होता है, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, जेन्युइनली बता देता हूँ, ये चीज आप भी समझ लो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। जब कभी गलती से आप किसी गाड़ी को ठोक देते हो ना, वहां से भागा मत करो, क्योंकि अगर आप वहां से भाग जाते हो ना तो करीब करीब आपको 5 से 7 साल तक की सजा हो जाती है, जेल हो जाती है वहां पे। सो अगर आपसे गाड़ी ठुक गई है, चाहे आप किसी भी माइंड में हो, आप कॉन्शियस हो, आप अनकॉन्शियस हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहां पे रुक जाने का।
अगर आप बोलोगे सर हमारा तो इंश्योरेंस है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी जो करना है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हिट एंड रन केस इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। सो जब कभी आप किसी गाड़ी को ठोक देते हो ना, स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ साइड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी प्रॉब्लम अपन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप किसी की गाड़ी को ठोक रहे हो तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे करके वहां से मोकड़ा हो सकते हो, लेकिन अगर आप वहां से आधा किलोमीटर भी आगे गाड़ी चला के लेके गए ना, हिट एंड रन केस के अंदर आपको 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर विजय माल्या बोलता है कि मैंने पैसा नहीं लिया है, किंगफिशर एयरलाइंस ने पैसा लिया है, लेकिन जब आपके ऊपर केस चल रहा था तो आपको जरूरत क्या थी कि इधर से फॉरेन कंट्री में भागने की? फॉरेन कंट्री में वो बंदा भागा, इसके लिए उसके नाम के आगे फ्यूजिटिव ऑफेंडर लगा है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग चुका है, जो अरेस्ट के डर से भाग रहा है। आपको पता है ना, आपने कोई दिक्कत नहीं किया है। आपको पता है ना, हमारे भारत में कॉर्पोरेट व्हील नाम का एक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है ना कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड यू आर अ सेपरेट पर्सन। व्हेन यू नो ऑल दिस थिंग्स, व्हाई यू आर रनिंग? इफ यू आर रनिंग दैट मींस यू आर गिल्टी। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कॉर्पोरेट व्हील इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोटेक्शन। एंड ये कॉन्सेप्ट अपने को सिर्फ एक ही बात बताता है, कंपनी ने गलत काम किया है, कंपनी उसके लिए पर्सनल लायबल है। कंपनी ने कोई लायबिलिटी उठाई है और वो लायबिलिटी को रिपे नहीं कर पा रही है, कंपनी उसके लिए पर्सनल लायबल है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स को आप उसकी लायबिलिटी के लिए नहीं कर सकते हो। सैलमन वर्सेस सैलमन में भी यही केस हुआ था। सैलमन ने पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया था सैलमन एंड कंपनी को, एंड सैलमन एंड कंपनी वाज अनेबल टू पे द डेट्स। ये डेट्स नहीं पे कर पा रहे थे, तब जाके कोर्ट में सिचुएशन गया, एंड कोर्ट में सैलमन ने एक ही बात बोली थी कि सर मैं ऑलरेडी अपना बिजनेस बेच चुका हूं, एंड कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, आई एम अ सेपरेट पर्सन, प्लीज डोंट मेक मी लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। डेट किसने लिया है? कंपनी ने लिया है ना, आप कंपनी से वसूल करो। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉर्पोरेट व्हील। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? अगर एक लाइन में अपन बताना चाहे तो कंपनी के डेट्स के लिए कंपनी लायबल है, मेरी लायबिलिटी बहुत लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ गिविंग द मनी, जितना मैंने प्रॉमिस किया था जब कंपनी बनाऊंगा था। कंपनी बनाते समय आप पहले से ही प्रॉमिस करते हो कि आई विल बी गिविंग ₹50,000, आई विल बी गिविंग ₹1,00,000। एक बार मैंने वो पैसा दे दिया, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो मेरा कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्यों ना हूं। बस एक यहाँ पे चीज है कि अगर आप इस प्रोटेक्शन का गलत इस्तेमाल करते हो, इस प्रोटेक्शन का सहारा लेके आप फ्रॉड करते हो, तो कोर्ट आपको क्या करेगा? कोर्ट इस पर्दे को हटा देगा, पर्दा हटा के इसके पीछे जो खिलाड़ी है ना उसको लायबल करेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग का मतलब होता है उस पर्दे को उठा देना। इस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी जो बीच में दीवार है ना उसको खोद के गिरा देना, ताकि उसके पीछे वाला जो आदमी है उसको हम लोग पर्सनली लायबल कर सकें। So in all the cases, company is liable, shareholders are not liable. लेकिन there are few cases जैसे कि फ्रॉड हो चुका है या आप कुछ पीछे से गेम खेल रहे हो, राइट? उन सारे के सारे सिचुएशन में क्या होगा? उस पर्दे को हटा के पर्दे के पीछे वाले लोगों को लायबल किया जाएगा। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? इट्स अ प्रोटेक्शन। व्हील मींस प्रोटेक्शन, व्हील मींस प्रोटेक्शन। इसका दूसरा है शील्ड। शील्ड आपने देखा होगा, हमारे जो पुराने प्लेयर्स थे, आप शिवाजी महाराज साहब की बात कर लो, आप जितने भी हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, इन सबके पास ना पहले एक शील्ड होता था जब ये लोग वॉर में उतरते थे। इनका पहनावे का वजन, इनका कॉस्ट्यूम का वजन इतना था, शायद आज के टाइम पे अपन उसको उठा के चल भी नहीं पाएंगे। एंड ये लोग वहाँ पे वॉर लड़ते थे उस सिचुएशन में, राइट? मुगल्स, अपन छत्रपति शिवाजी महाराज की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे देखो अपन, ये जो सैलमन वर्सेस सैलमन केस है ना, उसमें देखो जज साहब ने क्या डिसाइड किया था, उसके बारे में अपन थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा हासिल करते हैं। कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी भी अपने को समझना है, क्योंकि अपने को आंसर लिखने को आना चाहिए, ठीक है? ये देखो सैलमन वर्सेस सैलमन साहब ने यहाँ पे लॉर्ड, लॉर्ड मतलब क्या होता है? देव? हमारे भारत में जज को लॉर्ड बोलना अलाउड नहीं है। जज इज नॉट अ लॉर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए आप कभी भी, ये अंग्रेजों की टाइम पे ये यूके का प्रैक्टिस है जहाँ पे बोलते हैं योर लॉर्डशिप, यानी तुम्हारा जो, तुम भगवान हो और तुम्हारा ये पूरा किंगडम है। लेकिन हमारे भारत में अगर आप कभी कभी जजेस को बोलते हैं ना कि योर लॉर्डशिप, योर लॉर्ड, जज वहाँ पे ही भड़क जाता है कि अपन ये चीज़ नहीं है। सो वी नीड टू टेक अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस। यहाँ पे उन्होंने लॉर्ड बोला है, लेकिन ही इज जस्ट अ सिंपल जज। यू कैन नॉट से कि दिस इज गॉड, राइट? इट लॉर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जज को एक रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता है कि इस पूरे जहान के आप ही हो, आप जो भी डिसाइड करोगे उसके हिसाब से ही होगा, क्योंकि जो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू कंपल्सरी फॉलो विद दैट, ठीक है? ये देखो सैलमन वर्सेस सैलमन में ये जो डिसीजन दिया था, ये क्या इन लोगों ने बोला है? द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स मतलब यहाँ पे कौन होता है? जो आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करता है, यानी यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात हो रही है।
फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही उन्होंने बोला है कि कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन एंड जिसने उस कंपनी को बनाया है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने सब्सक्राइब किया है, दैट इज अ सेपरेट पर्सन, ठीक है। अच्छा, टू द मेमोरेंडम, though it may be after that incorporation the company is precisely the same as it was before, यानी सैलमन का बिजनेस क्या था? बूट मैन्युफैक्चरिंग, लेदर का काम था। अच्छा, सैलमन ने जब ये कंपनी बनाई तो भी उसका बिजनेस बूट मैन्युफैक्चरिंग का था, यस, तो भी उसका बिजनेस लेदर का था, यानी बिजनेस सेम था। सैलमन का और सैलमन एंड कंपनी का बिजनेस दोनों का सेम है, यस। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, सेम पर्सन आर मैनेजर्स। ये जो सोल प्रोप्राइटर था सैलमन का, उसका वो बिजनेस चलाता कौन था? सैलमन खुद। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको कल बताया था कि सैलमन एंड कंपनी जब बनाई गई थी तो सैलमन नाम का बंदा उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? वो डायरेक्टर जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। यानी कन्वर्जन होने के पहले भी सैलमन वाज द ओनली पर्सन, कन्वर्जन होने के बाद भी सैलमन वाज द ओनली पर्सन। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट एंड द, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पहले जब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था तब प्रॉफिट किसके हाथ में आता था? सैलमन के हाथ में आता था। अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अब प्रॉफिट किसके हाथ में आ रहा है? कंपनी के हाथ में आ रहा है। लेकिन कंपनी के पीछे खेलने वाला बंदा कौन है? इन्वेस्टर, शेयर होल्डर। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि सैलमन ही है जिसने मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट किया था। यानी ईदर बाय दिस वे और बाय दिस वे मनी इज कमिंग टू मी, दिस इज फॉर श्योर। यानी बिजनेस भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, बिजनेस भी कॉमन है, प्रॉफिट्स भी अपना सेम नहीं ले रहा हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे सैलमन वर्सेस सैलमन केस में ये डिसाइड हुआ था कि बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन एंड द पर्सन हु इज मैनेजिंग द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन। सो काय चाल रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं, एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर और ट्रस्टी फॉर देम नॉर आर द सब्सक्राइबर्स एज मेंबर्स लायबल इन द शेप ऑफ द फॉर्म। मतलब कंपनी के किसी भी कांड में आप मेंबर को या सब्सक्राइबर को लायबल नहीं ठहरा सकते। ये थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है लॉ का, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, पढ़ के एक बार छोड़ देना। इसका नीचे या ऊपर ये जो है ना उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको पढ़ के आप आगे चलना। ये मैंने नीचे क्यों रखा है? ताकि आपको समझ में आए कि लॉ का लैंग्वेज कैसा होता है, इसको पढ़ते कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखो कुछ केसेस आपको बताया है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट फील्ड, यू कैन सी दिस बेसिकली इमेज है। ये कॉर्पोरेशन यानी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये डी यानी यहाँ पे आप इसको थर्ड पार्टी करके समझ सकते हो, राइट। ये कॉर्पोरेट व्हील है, मतलब क्या? कॉर्पोरेट व्हील के पीछे ये कंपनी को चलाने वाले ये 3 लोग हैं, ये कंपनी को मैनेज करने वाले ये 3 लोग हैं, ये कंपनी के अंदर पैसा डालने वाले ये 3 लोग हैं। तो यहाँ पे ये जब डी कॉर्पोरेशन के साथ यानी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं ना, तो ये लोग छुपे हुए रहते हैं, इनको कभी भी सामने नहीं लाया जाता है, राइट। हाँ, लेकिन जब परिस्थिति ऐसे होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फ्रॉड हो रहा है, तो उस केस में इसके पीछे वाले बंदे को सामने लाया जाएगा कि आओ भाई कौन है, हु इज टेकिंग द केयर ऑफ दिस कंपनी, सो दैट हम लोग उसको पर्सनली लायबल कर सके। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का मतलब होता है पर्दा उठा देना। पर्दा कब उठेगा? जब पीछे कुछ कांड हो रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अपन एक एक करके बेसिकली ये केस एग्जांपल्स है। सर ये सारे के सारे केस लॉ अपने को याद रखने की जरूरत है क्या? कॉर्पोरेट व्हील का है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। 4-5 केस स्टडी से छोटे छोटे याद रखना जरूरी है। 7 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो क्यों इसके साथ खिलवाड़ करना है? बहुत छोटी छोटी केस स्टडी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला देखो यहाँ पे ये लोग किसकी बात कर रहे हैं अपने साथ, गिलफर्ड वर्सेस हॉर्न। गिलफर्ड मोटर सुना है आप लोगों ने? इट्स अ ऑटोमोबाइल ब्रांड गिलफर्ड मोटर। मैं आपको बताता हूँ यूके बेस्ड केस लॉ है ये, राइट। गिलफर्ड मोटर नाम की एक कंपनी थी, समझना मेरी बात ध्यान से। एंड ये जो हॉर्न नाम का एक बंदा था ना, ये इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। सो जब भी मैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या एम्प्लॉय बन के काम करता हूँ ना, तो उस कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो मेरे को फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो क्योंकि हॉर्न उस समय इस गिलफर्ड मोटर का मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो ही वाज सपोज्ड टू बाउंड बाय वन एग्रीमेंट, जिसको आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बोलते हो। उस एग्रीमेंट के अंदर एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी कि सर आप हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, यस। आपको हमारी सारी डीलिंग्स के बारे में पता है, यस। आपको हमारे सारे वर्किंग के बारे में पता है, यस। आपको हमारे सारे कस्टमर्स के बारे में पता है, यस। तो आप जब हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन संभाल रहे हो तब, और जब आप हमको छोड़ के जाओगे तब भी आप हमारे किसी भी कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे अपना बिजनेस करने के लिए। We studied about this in partnership, competing nature of business. Competing nature of business अगर आप रोकना चाहो तो रोक सकते हो पार्टनरशिप के अंदर, but there should be some specific criteria for that. यहाँ पे इन लोगों ने खुला खुला बोल दिया कि आप competing business नहीं करेंगे। आप देखो हॉर्न अपने आप को ना बहुत सिंपल, साधारण, स्मार्ट व्यक्ति समझता था। हॉर्न ने क्या किया? गिलफर्ड मोटर को छोड़ा।
हॉर्न ने क्या किया, हॉर्न को तो अभी बिजनेस करना था क्योंकि उसको पता चल गया साला बिजनेस करने में कितना पैसा है, राइट। अब मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, हॉर्न ने क्या किया, अलग से गया, हॉर्न ने देखा यार मैं अगर मेरे कस्टमर्स को फोन करूंगा, गिलफोर्ड मोटर के कस्टमर को फोन करूंगा तो आई एम प्रोहिबिटेड बाय दिस एग्रीमेंट कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो हॉर्न ने क्या किया ना, इस कॉर्पोरेट व्हील के एग्जाम्पल को समझा, उसने एक कंपनी बनाई खुद की, और उस कंपनी के जरिए वो गिलफोर्ड मोटर के कस्टमर को बोल रहा है आप हमारे पास आओ, हम आपको बिजनेस करके देंगे। और जब बात कोर्ट में गई ना तो हॉर्न बोलता है एक मिनट रुको, आपने पढ़ा है ना कॉर्पोरेट व्हील का एग्जांपल, सबने बोला हाँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हाँ, क्या कंपनी सेपरेट पर्सन है, हाँ, क्या मैं सेपरेट पर्सन हूँ, हाँ, फोन कौन कर रहा है, कंपनी, मैं फोन नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे को लायबल नहीं ठहरा सकते हो, मैं आपकी बात पे खड़ा हूँ। आपने अपने एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि आप सॉलिसिट नहीं करेंगे, आप मेरे कस्टमर के साथ फोन करके बात नहीं करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपनी कर रही है, यू हेल्प कंपनी लाइबल, जो करना है कंपनी के साथ बात करो। फिर जज साहब ने बोला ज्यादा डेढ़ शाना बनता है तो हमारे साथ। जज साहब ने उस समय क्या बोला, ये कंपनी के पीछे कौन है, तब पता चला कि हाँ ये कंपनी के पीछे हॉर्न नाम का एक बंदा है। तो ये जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, ये किसके बेसिस पे ऑपरेट कर रही है, हॉर्न के जरिए करती है। वहां पे कोर्ट ने इस कॉर्पोरेट व्हील के पर्दे को हटा के हॉर्न को पर्सनली लायबल किया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ना कुछ, हाँ। सो क्या है केस लॉ, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, क्या है, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, क्या है, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। दिस केस लॉ इज रिगार्डिंग व्हाट, दिस केस लॉ इज रिगार्डिंग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी जो आपने कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन लिया है उस कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन को तोड़ के इसके पीछे जो बंदा बैठा है उसको पर्सनली लायबल करना, दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, है ना। सो गिलफोर्ड मोटर क्या है, एक कंपनी है, हॉर्न कौन था, एक मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसके जब वो बंदा एम्प्लॉयमेंट के अंदर था तब उसके साथ एक शर्त रखी गई थी, क्या शर्त थी कि आप हमारे कस्टमर के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, हमारे कस्टमर के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। बंदे ने अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए एक अलग कंपनी बनाई, उस कंपनी के जरिए उसने लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो लॉ ने उसको क्या बोला, जो तू डायरेक्टली नहीं कर सकता वो तो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनी डाउट इन दिस फर्स्ट केस लॉ? यस मैडम। सर उस कंपनी में 7 लोग तो मिनिमम होंगे ही ना, किसमें, कंपनी में? अगर पब्लिक कंपनी होगी तो 7 लोग, प्राइवेट कंपनी होगी तो 2 लोग, वो और उसकी वाइफ। पर तो भी सर फिर वो अकेला कैसे पकड़ा जाएगा? मैडम मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इफ आई एम टेकिंग क्लासेस राइट, आई नो हाउ द सिनेरियो इज गोइंग आउट। मैंने आगे जाके किसी बंदे को बोला कि इन्वेस्टमेंट तुम्हारा रहने दो, क्लास कैसे चलाना है वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, कॉन्टैक्ट्स कहाँ से लाना है वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मैं अगर इनके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके अपने क्लासेस का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो देयर स्टैंड्स अ बिग क्वेश्चन। सो अगर मैं फ़ोन खुद नहीं कर रहा हूँ लेकिन किसी और से करवा रहा हूँ तो उसको बात बताने वाला तो मैं पर्सन हूँ ना, मैं हूँ तब तो उसका ये दिमाग चला, मैं हूँ तब तो जाता है उसको पूरा स्ट्रैटेजी पता चला। दिस इज हाउ द प्रॉब्लम गोज। सो व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली एज वेल। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, पक्का? हाँ। सेकंड देखो ये क्या बात कर रहे हैं अपनी, सेकंड बेसिकली आरजी फिल्म्स, आरजी फिल्म्स चल रहे बाबा। हाँ, आरजी फिल्म्स में क्या हो रहा है ना, इस केस में क्या हुआ था मैं वो भी बताता हूँ आपको। इन लोगों ने ना एक अमेरिकन कंपनी थी, उस अमेरिकन कंपनी को ना अपने भारत के अंदर बिजनेस करना अलाउड नहीं था। I will tell you what things went. There is one American company. American producers were not allowed to make the films in India in earlier times. तो इस अमेरिकन कंपनी ने क्या किया ना, एक ब्रिटिश कंपनी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? एक ब्रिटिश कंपनी का सहारा लिया। और ब्रिटिश कंपनी ने हमारे भारत में आके क्या किया, फिल्म बनाया। लेकिन ब्रिटिश कंपनी के पीछे जो पैसा लगाने वाले लोग थे ना, वो कौन थे? सारे के सारे अमेरिकन बेस्ड कंपनी थे। आपको तो पता होगा हमारे भारत में अगर कोई भी फिल्म्स को बेसिकली लॉन्च करना है तो उसको सेंसर बोर्ड का अप्रूवल लगता है, राइट। बिना अप्रूवल के आप आगे नहीं जा सकते हो। तो उस समय भी जो सेंसर बोर्ड था ना, उसने बेसिकली सेंसर बोर्ड के पास जब ये पिक्चर आई थी रिव्यू करने के लिए, तो सेंसर बोर्ड ने ये पता किया कि बॉस इस ब्रिटिश कंपनी के पीछे कौन है? अमेरिकन कंपनी। तो क्या अमेरिकन कंपनी को हमारे भारत में बिजनेस करना अलाउड है क्या? नहीं। क्या अमेरिकन कंपनी को हमारे भारत के अंदर ये करना अलाउड है क्या? नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली इस फिल्म को टोटली ये करना, रिलीज करना बंद कर दिया, ये बोल के कि जो अमेरिकन डायरेक्टली नहीं कर सकता है वो आपके जरिए भी नहीं कर सकता है। सो आरजी फिल्म्स एंड कंपनी ये भी एक केस स्टडी है जहाँ पे ब्रिटिश फिल्म प्रोड्यूसर्स को एक जरिया बनाया गया था और अमेरिकन कंपनी ने अपनी फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए वहाँ पे, लेकिन इंडिया ने उसको सख्त मना कर दिया, ये बोल के कि जो अमेरिका डायरेक्टली नहीं कर सकता है वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता है। आपको तो पता होगा उस समय ना हमारे भारत के लिए बेसिकली
अंग्रेज लोग के साथ हमारा थोड़ा अलग व्यवहार होता था, राइट? अब भी वो व्यवहार थोड़ा अलग है, बट दिस वाज द थिंग्स अर्लियर। तीसरा केस देखो, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। सर दिनशा पेटेट की बात करता हूँ पहले मैं आपके साथ। सर दिनशा पेटेट इतना मुंबई में देयर इज वन वर्ड व्हिच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, डेढ़शा। आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, आई डोंट नो। सर दिनशा पेटेट वो किस्म का बंदा था। अब मैं आपको बताता हूँ उसने किया क्या है। दिनशा पेटेट बेसिकली एक अच्छा खासा पैसा था, इसके पास बहुत सारा पैसा था। इसने अपनी टैक्स की लायबिलिटी को घटाने के लिए अलग अलग 4 कंपनीज बनाई। समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? मान के चलो मेरी जो इनकम है वो 100 रुपीज है। सर दिनशा ने क्या किया, अपने इनकम का कम करने के लिए उसने 4 अलग अलग कंपनीज बनाई, ठीक है? 4 अलग अलग कंपनीज बना के उसने जो भी इन्वेस्टमेंट था वो कंपनी के अंदर डाल दिया। उन्होंने क्या बोला कि मैं कुछ नहीं होल्ड कर रहा हूँ, और मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी मेरे को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है, ये डिविडेंड और इंटरेस्ट किसका मिल रहा है? ये डिविडेंड और इंटरेस्ट बेसिकली मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है, राइट? सो जितना भी पैसा जो सर दिनशा के पास आना था वो किसके पास आ रहा है? कंपनीज के पास आ रहा है। और वो कंपनीज क्या कर रही है? उनके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख रही है, और जो भी डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा आ रहा है वो पैसा सर दिनशा के पास जा रहा है एज अ लोन। आपने अकाउंट्स में अगर ये चीज़ पढ़ी होगी तो आपका पहला इनकम आता है जिसमें से आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आता है, राइट? सो जितना ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस है उतना आपका प्रॉफिट कम होता है। जितना प्रॉफिट कम होगा उतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। तो सर दिनशा ने यही गेम किया। सर दिनशा ने क्या बोला कि यार सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे है, सुपर डुपर टैक्स मेरे ऊपर लगेगा। उसने चुपचाप से 4 कंपनी बनाई, 4 कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बांट दिया 25 25 25 25। तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास है क्या? नहीं। इनकम किसका है? कंपनी का है। तुम जाके कंपनी को टैक्स लगाओ, और कंपनी के पास कोई बिजनेस ही नहीं था टैक्स करने के लिए। क्योंकि अगर फॉर आपको किसी कंपनी के ऊपर टैक्स करना है, किसी कंपनी के ऊपर टैक्स लगाना है, तो उसका कुछ बिजनेस होना चाहिए। इन चारों के चारों कंपनी के कोई बिजनेस नहीं थे अदर देन होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर सर दिनशा। और जो भी प्रॉफिट अपने को बनता था डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में, ये सर दिनशा को एज अ लोन आता था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लोन के ऊपर ब्याज पे किया जाता है, एंड ब्याज इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। एंड एक्सपेंस का आपका प्रॉफिट में से माइनस होकर ये चीज़ आती है, इनकम में से माइनस होकर प्रॉफिट डिराइव होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉफिट इज लेस, प्रॉफिट इज लेस, टैक्स इज लेस, टैक्सेस लेस, एवरीथिंग इज विन विन सिचुएशन। इसको बोलते हैं इवेजन ऑफ टैक्सेस। आप सीए इंटर के अंदर पढ़ोगे, इवेजन ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम लोग टैक्सेस को डाइवर्ट कर सके कि हमारे ऊपर ये टैक्सेस ना आए, राइट? आजकल के लोग बहुत सारा करते हैं, यू नो। आपने ये चीज़ देखी होगी कि नहीं देखी होगी, खास करके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये होती है, मारवाड़ीज फैमिली में भी होती है जिनका जॉइंट फैमिली है, राइट? वो लोग क्या करते हैं ना, अपने छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अकाउंट में आया सबका सब तो मेरे को भरपूर टैक्स लगेगा यहाँ पे। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक मन्या, एक चन्या, एक लन्या, जो भी है सबके नाम पे 2-2 लाख रुपए डाल देने का। दे आर बिलो द टैक्स लिमिट। अगर बिलो द टैक्स लिमिट है तो किसको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, हम भी खुश, तुम भी खुश, सरकार भी खुश। अच्छा, सरकार प्रूफ मांगेगी, दे देंगे ना बैंक स्टेटमेंट। यार दुकान पे आके बैठता है, मेहनत करता है, फोकट का थोड़ी दे रहा हूँ मैं उसको, उसके हक का दे रहा हूँ। सो एवरीवन इज अ विन विन सिचुएशन ओवर हियर। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? विच इज द फर्स्ट केस लॉ? गिलफोर्ड वर्सेस हॉर्न। ये तो बहुत क्लियर है आपको, है ना? सेकेंड अपन ने किसकी बात की थी? अच्छा, आरजी फिल्म्स में किसको भारत में प्रोहिबिट किया गया था? अमेरिकन कंपनी को प्रोहिबिट किया था। इसके लिए अमेरिकन कंपनी ने किसका सहारा लिया? ब्रिटिश फिल्म प्रोड्यूसर्स का सहारा लेके उसने हमारे भारत में फिल्म लॉन्च करना चाहिए, लेकिन हमारे सेंसर बोर्ड ने क्या कर दिया? उसको इनकार कर दिया, ये बोल के कि जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। इस सिचुएशन में ब्रिटिश कंपनी का हम लोगों ने क्या कर दिया है, जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको लिफ्ट करके देखा कि उस पर्दे के पीछे कौन है। अमेरिकन बंदा है, जाओ तुमको फिल्म नहीं लॉन्च करने देंगे, ठीक है? तीसरा केस अपन ने कौन सा डिस्कस किया? सर दिनशा पेटेट। इसने क्या किया? अपने इनकम को कम करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी को इवेट करने के लिए 4 अलग अलग कंपनीज बनाई, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट 4 कंपनी के अंदर बांट दिया ताकि इसका लायबिलिटी जीरो हो जाए, इसका लायबिलिटी बहुत कम हो जाए कि सर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो मेरे पास, मेरे को किस चीज़ की टैक्स की आप बात कर रहे हो? ये पैसा किसका है? ये पैसा बिजनेस का है। जब कोर्ट में ये मामला गया तो चारे के चारों बिजनेस को आइडेंटिफाई किया गया। इन कंपनीज को शेल कंपनीज बोला जाता है। क्या बोलता है इनको? शेल। ये यहाँ पे नहीं लिखा है, ये जब आप सीएस फाइनल में पढ़ोगे तब ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। शेल कंपनीज का मतलब होता है जिसका सहारा लेके आप अंदर चुप के बैठे हो, राइट? तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, चाइनीज़ शेल कंपनी अपने भारत में बहुत ऑपरेट हुई थी रिसेंटली। अगर आपने थोड़े समय पहले न्यूज़ में देखा होगा
तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज वर कंसीडर्ड डिक्लेयर्ड एज अ शेल कंपनीज एंड उन कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो आप देखते हैं ना ओप्पो, वीवो, ये जो कंपनीज है, इन लोगों ने क्या किया, अलग शाओमी, इन कंपनीज ने क्या किया, अलग अलग कंपनीज बना के पूरा अपना प्रॉफिट इन कंपनीज के जरिए डाइवर्ट कर दिया। प्रॉफिट कम, सबका सम कम, प्रॉफिट कम तो टैक्स कम, टैक्स कम तो हमारा जो टैक्स सेविंग होता है वो टैक्स सेविंग हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग उसको टैक्स इवेजन नहीं बोलते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग उसको टैक्स सेविंग बोलते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ सेविंग द टैक्स। लेकिन सरकार यहाँ पे क्या बोलता है, दिस इज नॉट टैक्स सेविंग, दिस इज टैक्स इवेजन। अगर आप टैक्स इवेजन करते पकड़ा गए तो उस कंपनी को हम लोग उठाएंगे और कंपनी के पीछे कौन सी पर्सनैलिटी है उसको देखेंगे और उसको पर्सनली लायबल करेंगे। अभी जैसे ये 4 कंपनी थी, क्लियर कट समझ में आता ना कि 4 कंपनी का इन्वेस्टमेंट के अलावा और कोई बिजनेस ही नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये टैक्स को अवॉइड करने के लिए ये कंपनी को बनाया गया है। चारों के चारे कंपनीज का कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके कर दिया, उसके पीछे सर देशा खड़ा था, उसको पर्सनली लायबल किया, तू लायबल है इसके लिए। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? सर पर उसको लायबल किस चीज़ के लिए किया, टैक्स के लिए? इन्वेस्टमेंट, यस, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन हुआ ना मैडम? तो बस उसको टैक्स भरना पड़ेगा और कुछ हाँ, नहीं करना पड़ेगा ना? हाँ, बट गलत सहारा लिया तो उसको पेनल्टीज भी लगेंगी ना, कितने साल आपने ये काम करते रहे। एक और लास्ट केस स्टडी है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अपन, राइट। ये बेसिकली अगर मैं केस स्टडी की आपके साथ बात करूँ ना, आई टेल यू सिंपल थिंग। हमारे भारत के अंदर ना एक बोनस एक्ट करके एक कानून है, आपने देखा होगा। लेबर लॉ करके एक बेसिकली हमारे भारत के अंदर पूरा बंच है जिसके अंदर बोनस एक्ट है, ग्रेचुइटी एक्ट है, मल्टीपल लेबर लॉ से लेबर के बेनिफिट के लिए। तो ये जो एक कंपनी थी ना, इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हमारा जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ को बोनस देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर प्रॉफिट 100 रुपीज़ है तो मैंने डिसाइड किया कि 10% में मेरे एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दूंगा एग्जांपल के तौर पे। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़, राइट। ये इन कंपनीज ने क्या किया, अलग अलग कंपनीज फॉर्म की, अलग अलग कंपनीज फॉर्म करके इन्होंने भी अपना इनकम डाइवर्ट कर दिया। अब इनकम डाइवर्ट कर दिया तो इनकम कम हो गया, इनकम कम हो गया तो एक्सपेंसेस बढ़े हुए तो है ऑलरेडी। सो लेस इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू लेस प्रॉफिट। इफ देयर इज लेस प्रॉफिट द ऑटोमेटिकली द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी हो मेरा वैल्यू कम ही आ जाएगा। लगभग 16% बन रहा था प्रॉफिट, लेकिन कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने मल्टीपल कंपनीज फॉर्म किए, अपने इनकम को डाइवर्ट किया, 16% का बोनस कम करके सीधा 4% पे लाके खड़ा कर दिया, सीधा 4%। यू कैन सी द डिफरेंस, 4 टाइम्स प्रॉफिट उन्होंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। ये बोला कि हमको प्रॉफिट कम है तो हम तुमको कहाँ से बोनस देंगे। लेकिन बाद में जब उन कंपनीज को परखा गया, देखा गया कि देयर इज नो सेपरेट बिजनेस फॉर दैट, उसको उठाया, सबके प्रॉफिट इस कंपनी के साथ मर्ज किया और जितना भी इसका प्रॉफिट होता है उसका बोनस उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिलाया था। सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कैन बी डन इन ऑल द फ्रॉडुलेंट सिचुएशंस। हमारे भारत में होता है क्या कॉर्पोरेट व्हील आपके हिसाब से? हमारे भारत में बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो एनजीओ के जरिए अच्छा काम करते हैं, सच्ची में करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन काम 10 का करते तो इनकम 100 आता है, ये किसी को नहीं पता होता है। तो जब कभी अगर कोर्ट को लगता है कि अपने को जानना है कि हु इज द सेकंड पर्सन बिहाइंड दिस, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कॉर्पोरेट व्हील को उठा के उसके पीछे वाले पर्सन को पर्सनली लायबल कर सकते हैं। डन। हम एनजीओस को कंपनी नहीं मान सकते ना पर? मैडम, एनजीओ इज अ सेपरेट टाइप ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 8। आप पार्टनरशिप का रेफरेंस दे रहे हो तो पार्टनरशिप में आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपनी में वी कैन डू इट। सर फिर ये अलग एक लॉ है ना कॉर्पोरेट सोसाइटीज के लिए, फिर दैट इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नॉट फॉर कंपनीज। दूध वाले सब आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, रेजिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग होता है। हाँ, एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट है, कोई परेशानी है? व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? प्रोटेक्शन। व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? प्रोटेक्शन इज फॉर हुम? किसके लिए प्रोटेक्शन है? शेयर होल्डर्स के लिए प्रोटेक्शन है। अच्छा, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? कंपनीज की कोई भी हरकत के लिए शेयर होल्डर्स को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। अच्छा, क्या ये प्रोटेक्शन को, क्या ये व्हील को हम लोग उठा सकते हैं क्या? यस। कब उठाएंगे? जब कभी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? चुप करो बे सालो। सबसे पहला, हाँ, मेरे को लगा कुछ, हाँ, सबसे पहला देखो ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग विद एनिमी। मेरे को बताओ अभी हमारे इंडिया का एनिमी कंट्री कौन है? दैट इज वन ऑफ द कंट्री। इमेजिन अ
situation there is some company which is operating in India and doing business only with Pakistan nationals, तो क्या उस बिजनेस को हम रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? तुरंत उसका कॉर्पोरेट बिल उठाएंगे, दिखाओ तुम कौन है, तुम्हारी अभी सब सही करते हैं। सेकेंड, ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप टैक्स को इवेड करने के लिए कोई कंपनी को बना रहे हो, सो टैक्स को इवेड करने के लिए आप कोई कंपनी बना रहे हो, मतलब यहाँ पे किसका एग्जांपल दोगे आप? सर पैट्रिक। आप देखो उनको सर बोला गया है, मतलब उनके दिमाग को इतना ज़्यादा हम लोगों ने ऑनर किया है कि उसको सर का नाम दिया है हम लोग, राइट। तीसरा, ये लोग क्या बना रहे हैं कि आप अलग अलग कंपनीज बना रहे हो। अगेन देयर इज वन कंपनी, यू नो, ये जो मैं आपके साथ Xiaomi की, Vivo की, Oppo की बात कर रहा था ना, ये लोग क्या करते थे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास ना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आया है, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारे भारत के अंदर देयर इज वन लॉ जिसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोला जाता है। उस लॉ के तहत आप कितना पैसा भारत में ला रहे हो और कितना पैसा भारत के बाहर लेके जा रहे हो ना, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक लिमिट लगाई जाती थी पुराने समय में, राइट। सो इन लोगों ने क्या किया, मल्टीपल सब्सिडियरीज कंपनी यानी छोटी छोटी कंपनी फॉर्म की, अपना पूरा इनकम उठाया और सारी छोटी छोटी कंपनीज में बांट दिया। सारी छोटी छोटी कंपनीज में बांट के ये छोटी छोटी कंपनीज के जरिए पैसा फॉरेन कंट्री में भेजा गया। यानी जो चीज़ मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, अच्छा डायरेक्टली करूँगा तो मैं स्कैनर के अंदर आ जाऊँगा, मैं निगरानी के अंदर आ जाऊँगा। साला इतना पैसा तुम फॉरेन कंट्री में भेज रहा है, मतलब इतना पैसा तुम कमा रहा है, क्या इतने की तुमने टैक्स लायबिलिटी भरी है कि नहीं भरी है, सरकार उसके पीछे लग जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये मेरी एक छोटी कंपनी है, इसको बिजनेस करना है, मैंने उसको लोन दे दिया। मैंने ए को लोन दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया और ई ने फॉरेन कंट्री में पैसा भेज दिया। और जब हम लोग होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे, अपने को क्या दिखेगा कि ए ने बी को लोन दिया है, ट्रांजैक्शन इज क्लोज, ई ने फॉरेन कंट्री में पैसा भेजा है, ट्रांजैक्शन इज क्लोज। लेकिन ये जो बीच की कंपनी है, दैट आर जस्ट द मीडियम, वो सिर्फ एक माध्यम है ये फ्रॉड को कैरी आउट करने के लिए। इन सारी की सारी कंपनीज को हम लोग शेल कंपनी बोलते हैं और इसका पर्दा फाड़ने के लिए कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तीसरा देखो ये लोग क्या बता रहे हैं, चौथा, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, ये जो अपन ने डिस्कस किया, बोनस एक्ट को इग्नोर करने के लिए इन्होंने क्या किया, मल्टीपल कंपनीज फॉर्म की, अपना प्रॉफिट डाइवर्ट कर दिया। प्रॉफिट डाइवर्ट करने के कारण लायबिलिटी कम हो गई। आप ये काम नहीं कर सकते हो। इन सारी की सारी हरकतों में कोर्ट क्या कर सकती है, आपके ऊपर का पर्दा हटा के आपको पर्सनली लायबल कर सकती है, राइट। नेक्स्ट, फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर यूज। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो हमारे भारत में ना टबैको बनाना इज एब्सोल्युटली लीगल, ठीक है। अगर थोड़े से मैं पत्तों के अंदर बदलाव लाता हूँ, हाँ समझ गए, ठीक है, पत्तों के अंदर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव लाता हूँ तो उसको बेसिकली हमारे भारत के अंदर लीगल कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे भी हमारे वर्ल्ड में कंट्री से जहाँ पे गांजा इज एब्सोल्युटली वैलिड, एब्सोल्युटली लीगल, आप बिंदास अपने घर के बाहर कर सकते हो, उगा सकते हो, जो करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप टबैको के साथ साथ चुपचाप सुमड़ी में उसका भी काम कर रहे हो ना, तो आपके लिए भी पर्सनली लायबल किया जा सकता है। एंड जो भी अथॉरिटी है जो प्रॉफिट, सीधी बात करता हूँ ना यार, एक टबैको का पैकेट आपको 15 या 20 रुपये में मिलता है, शायद गाय छाप वाय छाप जो भी उसको बोलते हैं। आप मेरे को बताओ, वो टबैको कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में पास में एकदम गांजे का काम चालू कर देती है कि एक गाय छाप बेचूंगी तो 15 रुपये मिलेगा, एक गांजे का पोड़ी बेचूंगी तो 2000 मिलेगा। यू कैन सी द डिफरेंस। अरे मिनिमम बोल रहा हूँ, गहराई में क्यों जा रहा है, एग्जैक्ट भाव बताता हूँ लेक्चर के बाद। हाँ समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? एनी डाउट टिल हियर? सैलमन का केस लॉ लिख देंगे, लिखो फटाफट। ओ बाबा ओ शांति शांति, डिस्कशन करना है तो मैं जाता हूँ बाहर, फिर कर लो तुमको जो डिस्कशन करना है, फिर आप खुद लिख लेना सैलमन बेलमन को। हाँ सर ये कंपनीज बनाते वक्त इनको रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाना पड़ेगा ना, रजिस्टर एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो सर तब रजिस्टर ऑफ कंपनीज को समझेगा नहीं कि ये कुछ नहीं कर रहा है। आपको बता के थोड़ी इलीगल काम करूँगा मैडम। नहीं नॉट इनलीगल करना, कुछ बिजनेस ही नहीं करने वाली, मैं बस उसको शेल कंपनी बना के रखने वाली हूँ, ये समझेगा नहीं क्या। और एक देयर इज वन कॉन्सेप्ट इन कंपनी लॉ जिसको डॉर्मेंट कंपनी बोला जाता है। एक इंसान के नाम पे बहुत सारी कंपनी कैसे होती है, एक इंसान के नाम पे बहुत सारी कंपनी हो सकती है। टाटा हैज़ an entire group, मुकेश अंबानी हैज़ an entire group, अदानी हैज़ an entire group. वो टाटा है ना, रजिस्टर कंपनी से समझेगा
वाला रह गया ना डिस्कस करना। थर्ड देखो ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है। थर्ड वाले केस में भी इन लोगों ने क्या किया था ना, अब बेसिकली सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एनिमी कंट्री के साथ इन्होंने डीलिंग किया था। अगर आप देखोगे ना तो इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का आपस में बिल्कुल नहीं बनता है। सो जैसे मैंने आपके साथ एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर इंडिया बेस्ड कंपनी कोई है जो कि सिर्फ पाकिस्तान नेशनल के साथ यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रही है तो हम लोग उसको वो काम नहीं करने दे सकते। सिमिलरली इंडिया एंड जर्मनी का आपस में उस समय वॉर लाइक सिचुएशन था एंड ये जो कंपनी बनाई गई थी उसके पीछे का ऑब्जेक्ट ट्रैक किया गया था कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, आप एनिमी कंट्री के साथ डील कर रहे हो। उस केस में ये व्हील को ऊपर किया गया एंड इसके पीछे के जो पर्सन को है उसको पर्सनली लायबल किया गया था। सो थर्ड केस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। ये देखो यहाँ पे जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में जो आपस में वॉर चल रहा था, इस वॉर लाइक सिचुएशन में आप दो कंट्रीज में डील नहीं कर सकते हो। पर्दा उठाया और पीछे वाला बंदा देखा कौन है, कि जर्मनी का है कि इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का है तो उसको अच्छे से धोएंगे क्योंकि अपने देश का होकर अपने देश की इसके साथ गद्दारी कर रहा है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। देयर इज़ वन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पकड़ा गई थी। दो इन्फ्लुएंसर थे। एक वो इन्फ्लुएंसर थी जो भारत के हर छोटे हर मेन पॉइंट्स पे उसने विजिट करके अपने वीडियोस बनाए हैं और इस वीडियोस को किसी ना किसी तरीके से ओपोनेंट कंट्री के पास पहुंचाए हैं। क्या उस बंदी का नाम क्या है, छोड़ो ना, जो भी हो, बट वो पकड़ा गई है, वो एक अच्छी बात है। एक और हरियाणा का बंदा है, इवन हरियाणा या पंजाब का एक और बंदा है, इवन ही डिड द सेम थिंग। बॉर्डर से इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता रहा कि हमारी जो आर्मी मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, तो उसको भी पकड़ा गया है। सेम सिचुएशन, ये केस लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है अगर इनका एक कंपनी होगा आपस में कुछ। तो देखो सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। फर्स्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। फर्स्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखो। मिस्टर Salman was running, मैराथन नहीं भाग रहा था, मिस्टर Salman was running a successful leather business as sole proprietor. Mr. Salman was running a successful leather business as sole proprietor. Point number 2, he decided to convert his business. He decided to convert his business in company form of organization. He decided to convert his business in company form of organization. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। द नेम ऑफ द कंपनी वॉज, द नेम, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हाँ, द नेम ऑफ द कंपनी वॉज Salman and Co Limited. लिखो थर्ड पॉइंट में, दिस कंपनी had 7 shareholders. This company had 7 shareholders. ठीक है, A. Salman dash who was holding the majority of shares. Was holding, एक काम करो ना प्लीज, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स की जगह पे ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स लिखो। Salman who was almost holding all the shares of the company. Almost holding all the shares of the company. B. Salman's wife holding 1 share. C. Salman's daughter dash holding 1 share. A. Salman, B. Salman की वाइफ, C. Salman's daughter, D.
his four sons. D. His four sons holding one share each. His four sons holding one share each. Point number 4 लिखो. The business was purchased. The business was purchased by company. The business was purchased by company. The business was purchased by company, and the payment was made to him. And the payment was made to him. By way of point number 8, partly in cash. By way of, उसके नीचे point number 8, partly in cash. Point number B, rest in debentures. Rest in debentures. डिवेंचर के आगे ब्रैकेट में लिख लो secured loan. Secured loan. What is the meaning of secured loan, by the way? अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाता हूँ तो मेरे असेट्स को बेच के मेरा पैसा वसूल कर दिया जाएगा. दिस इज नोन एज सिक्योर्ड लोन. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो पॉइंट नंबर 5. द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन. द कंपनी वेंट इनटू liquidation as it was facing financial trouble. As it was facing financial trouble. Next point. Point number 6. The creditors of the company. क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिससे पैसा आना है कि जिसको पैसा देना है? द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी आर्ग्यूड दैट. द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी आर्ग्यूड दैट द कंपनी वॉज जस्ट. द कंपनी वॉज जस्ट अ sham. SHAM. It's just like an instrument. The company shell. The company was just a sham, and the salmon should be made personally liable. And the salmon should be made personally liable. As he himself was managing director of the company. As he himself was managing director of the company. अभी आप लिखो पॉइंट नंबर बी, जिसमें आप फैक्ट्स ऑफ द केस के नीचे लीगल प्रोविजंस लिखते हैं ना. तो यहाँ पे लीगल प्रोविजंस की नहीं, पहले आपको क्या क्या क्वेश्चंस उठे थे उस समय वो बता रहा हूँ मैं आपको. लिखो लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड. So first is facts of the case, second is legal issues involved. Number 1, can Salmon be held personally liable for the debts of company? Can Salmon be held liable for the debts of company? Number 2, is Salmon and Company Limited Company Limited a separate legal entity? Even though the company was
even though the company was entirely managed by Salman himself. Even though the company was entirely managed by Salman himself. Done? देखो point number 3, conclusion. The judgment was in favor of Mr. Salman. The judgment was in favor of Mr. Salman. Full stop. The court held that point number 8, once the company is incorporated, it becomes a separate legal entity. Distinct, D-I-S-T-I-N-C-T, distinct from its shareholders. Shareholders के आगे ब्रैकेट में लिख के रखो the one who makes investment in company. सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, the one who makes investment in the company. लिखो पॉइंट नंबर 2, B. Salman and Company is a valid company. Salman and Company is a valid company. C. Salman is not personally liable. For the debts of the company. Salman is not personally liable for the debts of the company. D. Creditors cannot sue Salman personally as they had made a transaction with company and not with Salman. एक उसके नीचे एरो डालो और लिखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिखो उसके बाजू में even in case where entire share capital is held by a single person, just like Salman, even in case where entire share capital is held by a single person, just like Salman, the shareholder cannot be made liable personally. The shareholder cannot be made liable personally for the acts of company. Simple.
ये थोड़ा सा एलैबोरेटिव है, इसको एलैबोरेटिवली इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। एक्ट्स ऑफ द कंपनी, बस मेरे को सिर्फ एक बार फटाफट केस लॉ का रिवीजन करा दो, मैं क्लोज करके जाता हूँ फटाफट से। व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? कॉर्पोरेट व्हील इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इज टू हुम? शेयर होल्डर। क्यों प्रोटेक्शन मिलती है? ताकि कंपनी की हरकतों के कारण क्या हम लोग शेयर होल्डर्स को लायबल कर सकते, क्या नहीं कर सकते? अच्छा, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ सिचुएशन होंगे, कुछ इवेंट्स होंगे जब कोर्ट क्या कर सकती है, इस कॉर्पोरेट व्हील को उठा के इसके पीछे जो पर्सन है उसको लायबल कर सकती है। विच वॉज द फर्स्ट केस विच वी डिस्कस्ड? गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न। इस केस में हॉर्न कौन था? एक एम्प्लॉय था। उसको क्या बोला गया था कि आप हमारी डिटेल्स को उठा के हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेंगे, लेकिन क्या उस बंदे ने ये किया, लेकिन कैसे किया? एक कंपनी के जरिए किया। तो कोर्ट ने हॉर्न का पर्दा उठा के देखा कि पीछे तू पर्सनली लायबल है, आपको अभी इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। Which is the second case study which we discussed? RG Films. अच्छा, यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ था? Was American company allowed to make films in India? No. लेकिन अमेरिकन कंपनी ने किसका सहारा लिया? ब्रिटिश कंपनी का सहारा लेके फिल्म लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसने क्या किया? बेसिकली उसका व्हील उठा के देखा कि इस कंपनी के पीछे अमेरिकन कंपनी है जो कि हमारे भारत में प्रोहिबिटेड है, तो उसको अलाउड किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। व्हाट इज द थर्ड केस विच वी डिस्कस्ड? हाँ, उसको छोड़ो, कॉर्नर्स को छोड़ो, उसके अलावा कौन सा डिस्कस किया था? सर दिनशा पेटिट ने क्या किया था? अपना इन्वेस्टमेंट 4 अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में बांट के रखा था। उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो जो भी इनकम अर्न कर रहा है, चाहे डिविडेंड के फॉर्म में हो चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, वो उसको एज अ लोन मिल रहा है। द रिजल्ट ऑफ विच इज उसका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, उसका इनकम कम हो रहा है, तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स लायबिलिटी कम होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में देखा गया कि इन चारों के चारों बिजनेस के अंदर कोई अलग सा बिजनेस है ही नहीं एक्सेप्ट दैट कीपिंग द इन्वेस्टमेंट इन इट्स कंपनी। तो उसको पर्सनली लायबल ठहराया गया था, जो भी टैक्स लायबिलिटी थी उसको बेयर करनी पड़ी थी। व्हाट इज द नेक्स्ट केस स्टडी व्हिच वी अंडरस्टूड अबाउट इस बोनस वाला, राइट? सो उन्होंने क्या पहले था, लॉ के जरिए दे आर सपोज टू पे बोनस टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने अपना ग्रॉस प्रॉफिट कम करने के लिए क्या किया? मल्टीपल कंपनीज का सहारा लिया, प्रॉफिट को डाइवर्ट किया, प्रॉफिट कम दिखा, कम बोनस उन्होंने लोगों को देना चाहा, 16% से 4% वो हो गया। तो क्या कोर्ट ने उनको वो अलाउ किया कि नहीं किया? नहीं, सबके प्रॉफिट्स को कंसीडर करके एक अमाउंट डिराइव किया, उस अमाउंट के बेसिस पे उन्होंने पेमेंट कर दिया, राइट? एनी डाउट टिल हियर? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंपनी लॉ, इसका एग्जाम में केस स्टडी बनना निश्चित है, जितना मेरे को लगता है। अभी आप देख सकते हो पुराने ईयर्स के पेपर्स में कितना पूछा गया है, कितना नहीं पूछा गया है। अपन पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस को भी एक बार लिख के सॉल्व करके देखेंगे इसका। डन? एनी क्वेरीज टिल हियर? हाँ सर। सर हमारे भारत में ना कंपनी लॉ जो है इसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ें बताई हुई है। जैसे कि मिनिमम अगर मैं आपके साथ प्राइवेट कंपनी में बात करता हूँ तो इट्स 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम बात करता हूँ तो इट्स 3, एंड दोनों केस में मैक्सिमम इस 15। लेकिन 15 के ऊपर अगर आपको जाना है तो एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है, वो रेजोल्यूशन पास करके आप 25 भी अपॉइंट करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में अभी बोल रहा था कि सैलमन के केस में वो सिर्फ एक ही पीरियड था, वो सिर्फ एक ही था ना मैनेज करने वाला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो एक ही था सर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर था। अब मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो सब डायरेक्टर्स के ऊपर बन के बैठता है। इट इज जस्ट लाइक अ मैनेजर। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स के अंदर आप जब आगे जाओगे ना, तो डायरेक्टर्स के अंदर भी बहुत अलग अलग किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं। एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है, एक एडिशनल डायरेक्टर होता है, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। बहुत अलग अलग किस्म के डायरेक्टर्स है जिसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया है। लेकिन इतना समझ लो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा हद तक पावर्स होते हैं, जो चाहे वो कंपनी के डिसीजंस को ले सकता है। सो सैलमन के साथ दूसरा भी कोई डायरेक्टर होगा, लेकिन ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज एक्टिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, द पर्सन हु मैनेजेस द एंटायर अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हु हैज द पावर ऑफ ऑल द कंपनीज, ऐसे। सो ही वॉज नॉट द ओनली डायरेक्टर, बल्कि ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही वॉज द ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना? सो डायरेक्टर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन एंड मैनेज। आपने देखा होगा यार, आपके कॉलेजेस में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट एक चूज़ किया जाता है, वो एक ही पर्सन होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? आपके कॉलेजेस में होगा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोल दो या तो फिर कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव बोल दो। वो एक ही पर्सन होता है, लेकिन बाकी सारे काफ़ी बच्चे होते हैं क्लासेस में। ऐसा ही सिचुएशन। क्या बोल रहा है? चलो, एनी डाउट टिल हियर? चलो, धन्यवाद।
ठीक है